नमस्कार सभी को। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान और भविष्य दोनों को परिभाषित करता है। क्या आपने कभी सोचा है यूपीआई से भुगतान, आधार से पहचान, डिजी लॉकर से प्रमाण पत्र, ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाएं और साथ ही साथ वर्तमान समय में एक तेजी से बढ़ती हुई गिग इकोनॉमी जिसकी चर्चा हमने लास्ट वीडियो में की थी, सबने हमारे जीवन में कितना बदलाव ले आया है। दरअसल भारत अब केवल कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्था नहीं रहा, बल्कि एक डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। तो विशेष करके आज जो हमारा वीडियो है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति, चुनौतियां और सुधार के उपाय, या डिजिटल क्रांति और ई गवर्नेंस, समावेशी विकास की बाधाएं एवं समाधान। इस टॉपिक को हमने इसलिए चुनाव किया है क्योंकि ये टॉपिक वर्तमान समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इंडियन इकोनॉमी जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, और न केवल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आज हम अगर देखें तो ये आज के जो वीडियो में हम लोग सीखेंगे वो भारत में डिजिटल की वर्तमान स्थिति, डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालक, ई गवर्नेंस और चौथी औद्योगिक क्रांति की भूमिका, इससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियां, और अंत में हम लोग देखेंगे इसके सुधार के ठोस उपाय। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उन सभी गतिविधियों से लगाया जाता है जिनके माध्यम से लोग आय अर्जित करते हैं और उपभोग करते हैं। आज से पहले हम लोग केवल कृषि अर्थव्यवस्था और औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बात करते थे, लेकिन आज जो है हम लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था की भी बात करने लगे हैं, जो कि कृषि अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था के समानांतर रूप से उभरने लगी है। डिजिटल अर्थव्यवस्था उन आर्थिक गतिविधियों के समूह को कहते हैं जो इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंकिंग के द्वारा कार्य करती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होती है, और इसमें शामिल होती है ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाएं, प्लेटफॉर्म आधारित काम। यह पारंपरिक व्यापार को तेज, कम लागत वाला और डेटा संचालित बनाती है। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत वर्तमान समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था आज के आर्थिक विकास की धुरी बन चुकी है। अगर हम लोग देखते हैं साइड रिपोर्ट यानी स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022-23 में डिजिटल क्षेत्र का योगदान जीडीपी का लगभग यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 11.74% था, और 2029-30 तक यह अनुमान लगा रही है कि भारत के ग्रोस वैल्यू एडेड का लगभग 20% किसका रहेगा, डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान रहेगा। रोजगार की बात करें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था में लगभग 1.47 करोड़ से अधिक लोग कार्य में लगे हुए हैं, और देखा जाए तो कुल वर्किंग फोर्स यानी कुल श्रम बल का 2.55% डिजिटल अर्थव्यवस्था में लोग कार्य पे लगे हुए हैं। अगर हम इसकी वैश्विक उपलब्धि की बात करें तो यूपीआई के माध्यम से विश्व के 49% रियल टाइम डिजिटल लेन देन डिजिटली किया जाने लगा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली का दर्जा दिया गया। देखिए ये वैश्विक उपलब्धि है कि भारत में डिजिटल क्रांति किस तरह से तेजी से बढ़ रही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा यूपीआई को, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को, दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली का दर्जा दिया गया है। यह दर्शाता है कि भारत केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि डिजिटल इनोवेशंस का लीडर बन चुका है, यानी पुरोधा बन चुका है। आगे हम लोग बात करते हैं भारत के डिजिटल परिवर्तन के प्रमुख चालक। पहला है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का डीपीआई मॉडल आधार, जनधन, मोबाइल, डिजी लॉकर, यूपीआई, ओएनडीसी मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, अकाउंट एग्रीगेटर। तो ये सभी क्या है,
भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में आते हैं। यह कम लागत, इंटरऑपरेबल और स्केलेबल सिस्टम है। परिणाम इसका यह है कि भारत के वित्तीय समावेशन जो कि 2008 में 25% था, अभी बढ़कर 80% से अधिक हो गया है। डिजिटल भुगतान का तेज से प्रसार हो रहा है। क्योंकि यूपीआई मुफ्त है, आसान है और सुरक्षित है, यहां न केवल बड़े दुकानदार बल्कि छोटे दुकानदार, ठेले वाले भी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने लगे हैं और नकद पर निर्भरता में कमी आई है। इससे औपचारीकरण को काफी बल मिला है। भारत में सस्ते स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा है। भारत में 1 GB डाटा का जो कॉस्ट आता है वो 18.5 रुपया आता है, जबकि वैश्विक स्तर की बात करें तो 1 GB डाटा का कॉस्ट 600 रुपया के आसपास आता है। तो इसलिए भारत बना मोबाइल फर्स्ट इकोनॉमी। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में और साथ ही साथ मोबाइल निर्यात 2024 में भारत ने $20.5 बिलियन मोबाइल का निर्यात किया, मूल्य का निर्यात किया है। तो कहीं ना कहीं भारत में सस्ते स्मार्टफोन और इंटरनेट जो है ये कहीं ना कहीं एक बूस्टअप कर रहे हैं भारत में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल क्रांति को लाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आईसीटी सेवाओं और जीसीसी का विस्तार। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। थोड़ा जीसीसी की बात कर ले हम लोग कर लेते हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो कि पहले इस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को पहले हम लोग ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स यानी GIC के नाम से जानते थे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पहले ग्लोबल इन हाउस सेंटर के नाम से जाने जाते थे, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा स्थापित एक अपतटीय इकाइयां हैं। और भारत के जीसीसी अब भारत के जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं अब एरोस्पेस, रक्षा, सेमीकंडक्टर, इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास, नवाचार केंद्रों और वैश्विक संचालन में रणनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। भारत में जो वैश्विक जीसीसी का लगभग 55% क्षेत्र है और इसमें लगभग 21.6 लाख पेशेवर लोग कार्यरत हैं। 2030 में यह लगभग 28 लाख अनुमान लगाई गई है और जीडीपी में इसका योगदान 1.6% होगा। तो ये कहीं ना कहीं भारत में डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने में बूस्टअप का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है औपचारीकरण और प्लेटफॉर्मीकरण। जीएसटी, ई वे बिल, डिजिटल इनवॉइस। 1.51 करोड़ से अधिक जीएसटी करदाता भारत में हैं। ओएनडीसी और जेम, छोटे विक्रेताओं को राष्ट्रीय बाजार, गीग वर्कर्स 77 लाख से अधिक, जो कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था लगभग 125 लाख लोग होने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो कहीं ना कहीं भारत में ये सभी डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डिजिटल कौशल और रोजगार, एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स, कम कौशल से उच्च कौशल नौकरियों की ओर बदलाव भारत में देखा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सरकारी नीति और निवेश। भारत में सरकारी नीति भी डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डिजिटल इंडिया, PLI योजना, इंडिया AI मिशन, स्टार्टअप इंडिया, ये सभी कहीं न कहीं 100+ यूनिकॉर्न है। 51% स्टार्टअप अब Tier 2 और Tier 3 शहरों से किए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकारी नीति और सरकार का जो नीतिगत उपाय हैं वे कहीं न कहीं डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कोविड के बाद देखा गया है कि उपभोक्ताओं के व्यवहार में व्यापक रूप से बदलाव आया है। अब लोग स्वयं किसी भी वस्तु को खरीदने ना जाकर कहीं न कहीं ऑर्डर के द्वारा या डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके वे प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए वर्तमान समय में आप लोग देखते हैं गीग वर्कर्स का संख्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही है और भारत गीग इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। तो टेलीमेडिसिन, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग दवा दुकान जाकर दवा खरीदते थे, लेकिन अब क्या करते हैं हम लोग शॉप में नहीं जाकर के बल्कि कई तरह के मोबाइल ऐप आ गए हैं जो मेडिसिन से रिलेटेड हैं, वो होम डिलीवरी करके जाता है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ई कॉमर्स मार्केट भी आ गई है। 2024 में इसका देखा जाए तो 125
बिलियन डॉलर इसका अनुमान था, जबकि 2035 में 550 बिलियन डॉलर यह अनुमान लगाया गया है, जो कि अब डिजिटली हम लोग क्या करेंगे, डिजिटली हम लोग इसका क्या करेंगे, उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख चुनौतियां। डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख चुनौतियां, पहला तो है डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, साइबर हमलों में वृद्धि। ये कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती का सामना हम लोग को डिजिटल अर्थव्यवस्था को करना पड़ रहा है। 2022 में लगभग 10.29 लाख साइबर हमलों की मतलब साइबर फ्रॉड की घटना हुई थी। 2024 में 22.68 लाख। डिजिटल प्लेटफॉर्म का एकाधिकार, गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल डिवाइड, तेज तकनीक और धीमे कानून, सीमा पार डिजिटल कराधान, डीपीआई में पुनः एकाधिकार का खतरा, यूपीआई का 80% से अधिक फोन पे प्लस गूगल पे। यानी कहीं न कहीं डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें कहीं न कहीं एकाधिकार का खतरा हो रहा है। अभी भी देखा जाए तो फोन पे और गूगल पे का 80% यूपीआई पर एकाधिकार है। तो इन जो हमारे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लगभग 8 चुनौतियां जो यहां दिखाई पड़ रही है, इसको मैं अगले वीडियो में और अच्छी तरह से इसको लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग इसको देखते रहिए और कुछ आंसर्स को बनाने का प्रयास कीजिए, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको मैं डाल दूंगा। इसकी जो चुनौतियां हैं, इस चुनौतियों को मैं डिटेल लिख करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके सुधार के क्या उपाय हो सकते हैं। अगर डिजिटल क्रांति हो रही है और इसके समक्ष कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसा हम लोग अभी 8 पॉइंट के आधार पर देखे थे, लेकिन इन चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, तो वे उपाय आपके सामने हैं। वह है पूर्व निवारक डिजिटल विनिमय विनियमन EU DMA मॉडल, डीपीआई को खुला और इंटरऑपरेबल बनाना, पुनः एकाधिकार विरोधी सुरक्षा, पीपीपी में पारदर्शिता यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पारदर्शिता, एकीकृत डिजिटल नियामक, सार्वजनिक डेटा का संरक्षण, खुले एपीआई और ओएनडीसी मॉडल का विस्तार, ऑनलाइन गेमिंग के लिए स्पष्ट कर नीति, सैटेलाइट इंटरनेट के लिए हाइब्रिड मॉडल और साइबर सुरक्षा में रणनीतिक निवेश। अगर हम इन सब पर ध्यान दें, इन सभी बिंदुओं पर काम करें, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था के समक्ष जो भी चुनौतियां हैं उनका समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। भारत की डिजिटल यात्रा यह दिखाती है कि सरकार अब केवल नियामक नहीं है, बल्कि मार्केट शेपर भी है, मार्केट को बनाने वाला भी है। लीडरशिप के रूप में भी सरकार भूमिका निभा सकती है। डीपीआई ने वित्तीय समावेशन को तेजी से बढ़ाया है, लेकिन इसके बावजूद भी डीपीआई के एकाधिकार को रोकना, डिजिटल संप्रभुता को बनाए रखना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना कहीं न कहीं डिजिटल अर्थव्यवस्था के समक्ष एक प्रमुख चुनौतियां हैं। अगर भारत इन चुनौतियों को संतुलित तरीके से निपटता है, इनका समाधान करता है, तो भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, भारत को 21वीं सदी का अग्रणी शक्ति बना सकता है। यानी 21वीं सदी में भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था का लीडर बन सकता है। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति काफी मजबूत होगी। तो इस तरह से आज हम लोग ने इस वीडियो में यह देखा कि भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था किस तरह से तेजी से बढ़ने के उसके क्या कारण हैं, उसकी क्या चुनौतियां हैं और उसके समाधान के क्या उपाय हैं। अगर आप इस वीडियो को देख करके इसको नोट्स बना लेंगे, तो आप मेंस के लिए अगर ये प्रश्न पूछी जाती है, अगर ये प्रश्न आती है, देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है, इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। या चौथी औद्योगिक क्रांति के प्रादुर्भाव ने ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है, लेकिन इसके समावेशी विकास में अभी भी बाधाएं हैं। उनमें सुधार के क्या उपाय हो सकते हैं, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और इस प्रश्न को हो सकता है प्रश्न में थोड़ी बहुत चेंजेज हो सकती है, लेकिन इसका जो आंसर बनेगा वह आंसर आपके आज के इस वीडियो में पूरी तरह से वर्णित है, जिसमें हम लोग स्टार्ट जो किए थे, एक बार हम पुनः रिकैप कर लेते हैं। एक बार मैं पुनः रिकैप करके आता हूं और आप इसको देख लीजिए।
स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले यह बात की कि डिजिटल अर्थ, सबसे पहले हमने बात की कि भारत किस तरह से, पहले भारत में कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बात की जाती थी, लेकिन अब वर्तमान समय में भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से उभर रहा है। जहां पहले कृषि अर्थव्यवस्था और औद्योगिक अर्थव्यवस्था केवल दो ही अर्थव्यवस्थाओं की बात की जाती थी, लेकिन अब इन सबसे बढ़कर इसके समानांतर एक डिजिटल अर्थव्यवस्था आ गई है। हमने इसमें सबसे पहले हमने देखा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। अर्थ को देखने के बाद हमने भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर हमने देखा और आंकड़ों से इसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया। वैश्विक उपलब्धि किस तरह से भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में बना रहा है और आईएमएफ ने भारत की यूपीआई को किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली का दर्जा दिया है। यह कहीं न कहीं भारत को डिजिटल इनोवेशन लीडर के रूप में इंगित करता है, स्थापित करता है। इसके बाद हमने देखा कि भारत में डिजिटल परिवर्तन या डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के क्या कारक हैं, किन किन कारक के कारण से भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, डिजिटल क्रांति आ रही है। तो हमने देखा किस तरह से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कम लागत, मोबाइल फैसिलिटी, इंटरनेट की सुविधा, डिजिटल भुगतान का तेजी से प्रसार, सस्ते स्मार्टफोन और इंटरनेट, आईसीटी सेवाओं और जीसीसी सेवाओं को तेजी से विस्तार, औपचारिकरण और प्लेटफॉर्मीकरण का तेजी से विस्तार, डिजिटल कौशल और रोजगार का बढ़ावा, सरकार के द्वारा किया गया सकारात्मक उपाय और निवेश, इसके साथ साथ कोविड पैंडेमिक के बाद भारतीय उपभोक्ताओं में जो तेजी से बदलाव आया है, ये कहीं न कहीं भारत में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके बाद हमने देखा कि भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की समझ क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या बाधाएं हैं। उन बाधाओं को देखने के पश्चात हम उन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इन उपायों को भी हमने देखा और अंत में हमने निष्कर्ष के रूप में यह बताया कि भारत की डिजिटल यात्रा यह दिखाती है कि वर्तमान समय में भारत की सरकार न केवल नियामक और नीति निर्माता के रूप में काम कर रही है, बल्कि मार्केट को सही आकार भी दे रही है, सही दिशा दे रही है। डीपीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाया है, लेकिन फिर भी कई चुनौतियां हैं। अगर भारत इन चुनौतियों का सही तरीके से और सटीक तरीके से समाधान करता है तो भारत 21वीं सदी में अग्रणी शक्ति के रूप में उभर सकता है और डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत को 21वीं सदी का अग्रणी शक्ति बना सकती है। तो आप इस वीडियो को देखिए और इस मेंस के लिए जो प्रश्न है इसको अच्छी तरह से बना लीजिए और याद कर लीजिए। और जो भी आंकड़े दिए गए हैं ये आंकड़े सभी ऑथेंटिक है, इन आंकड़े को याद करें और कम से कम इतने आंकड़े तो जरूर लिखें। इसके अलावा अगर कोई आंकड़ा आप डालना चाहते हैं तो जरूर डालिए। धन्यवाद।